वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौड़। और बच्चों, अपनी जो नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसी में अपन चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कुछ भी ऑर्गेनिक के डाउट्स होते हैं, फिजिकल के डाउट्स होते हैं, तो वो सारे डाउट जो इस चैप्टर से ही सॉल्व होते हैं। इतना ज्यादा बेसिक चैप्टर, इवन इनऑर्गेनिक के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब इसमें अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई समझ लो, यहाँ पर जो अपन कल है उसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था, सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बॉन्ड फॉर्मेशन देखा था क्यों होता है, स्टेबिलिटी का रीजन देखा था कि स्टेबिलिटी की वजह से नहीं होता, ऑक्टेट रूल देखा था। इसके बाद अपन ने बच्चों वहां पर बात करी थी लुईस स्ट्रक्चर की, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला और कैसे लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो बता दिया था। तो आज उसके एग्जाम्पल और लिमिटेशंस देखेंगे, लुईस एसिड क्या होता है देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को बताती है वो देखेंगे, ओवरलैपिंग टाइप देखेंगे, साथ ही में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई सबसे पहली चीज है जो अपन ने कल पढ़ी है वो क्या है, लुईस स्ट्रक्चर। कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने ड्रॉ करके भी बताया था, एक मॉलिक्यूल का आपको है ना, COCl2 का मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वहां पर बताया था। और कुछ और बच्चों इंपॉर्टेंट बातें अगर अपन देखें यहाँ पर, तो मैंने वहां पर आपको निकालना बताया था कि N1 कैसे निकालते हैं, N2 कैसे निकालते हैं, N3 कैसे निकालते हैं और N4 कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, मगर एक एग्जाम्पल कराऊंगी जिससे आपको अगर नहीं भी आता है कल वाले लेक्चर वाला तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो आइए भाई सबसे पहले करते हैं अपना एक एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल है बच्चों NO3- का। किसका एग्जाम्पल है, NO3- का। तो सबसे पहले वही चीजें करेंगे, सारी प्रोसेस सेम है। पहले निकालेंगे N1 कैसे निकालोगे भाई, आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हो जितने भी एटम्स होते हैं, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए भी बता देती हूँ इन केस इसमें भी डाउट हो बच्चों को, तो ये भी बता देते हैं भाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, आइए बात करते हैं बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये मैंने बताया था कल, पर फिर भी आपको, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो पढ़ चुके हैं तो इतना बेसिक आना चाहिए, पर क्योंकि जल्दी से याद हो इसलिए मैं बता रही हूं। यहाँ पर मान लो आपके पास बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है, और इनके अंदर आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे, आइए भाई उसी चीज को देख रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, पीरियोडिक टेबल में पूरी पढ़ा चुकी हूं, तो मैं अज्यूम कर रही हूं कि बच्चों को इतना पता है कि बेरिलियम जो है वो सेकंड A ग्रुप का है। मतलब यहाँ पर अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे कितने, 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर 6, 7 एंड 8, ठीक है। क्या करना है, बस इनका जो ग्रुप है, फर्स्ट A सेकंड A ग्रुप है इसका, जैसे इसका देखें तो सेकंड A ग्रुप है, इसका थर्ड A ग्रुप है, इसका फोर्थ A ग्रुप है, फिर ये फिफ्थ A है, फिर ये सिक्स्थ A है, और ये आपका सेवेंथ A है, ठीक है, और ये एज इट इज 8th है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ उन ग्रुप के आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए है, तो ये पता होने चाहिए भाई, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं Na3- का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसमें मेरे को N1 निकालना है, तो N1 में मुझे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन के, और जितनी भी फैमिलीज है उनके भी सेम रहेंगे। जैसे अगर यहाँ पर आपसे पूछ लूं सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, कैसे बताओगे भाई, ऑक्सीजन के नीचे आता है मतलब इसका भी 6 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो मैंने आपसे पूछ लिया यहाँ पर सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, कैसे बताओगे, क्योंकि सिलिकॉन किसके नीचे आता है, कार्बन के नीचे, तो इसके भी कितने आ जाएंगे, 4। तो ये चीज याद रखना, ठीक है भाई। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अब, जैसे आपको यहाँ पर N1 निकालना है, तो नाइट्रोजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन ने अभी देखा 5 होते हैं, और ऑक्सीजन के अंदर 6 होते हैं, मगर 3 ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 6 × 3 कर देंगे। मैंने बताया था अगर कोई भी चार्ज हो तो उसको ऑपोजिट से प्लस कर दो, मतलब जैसे अगर चार्ज माइनस में है तो क्या कर दोगे, +1 कर दोगे, अगर प्लस में होता तो क्या कर देते, -1 कर देते। बस ऑपोजिट साइन लगाकर आपको उस चार्ज को प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो 6 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 18, और 19, और 19 और यहाँ पर 5 है, मतलब यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा 24। इसको यही लिख लेते हैं अपन, कितना आ जाएगा टोटल 24, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन बात करें N2 की, तो N2 कैसे निकालते हैं, अपन ने बताया था अगर हाइड्रोजन एटम है तो क्या करते हैं, 2 × हाइड्रोजन एटम करते हैं, और नहीं होता तो पूरे उस फॉर्मूले को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और बात करते हैं वहां पर जो प्लस में होता है 8 × ऑल अदर एटम्स। तो कितने एटम्स है, 4 एटम्स है, तो 8 × 4 करेंगे जो कि कितना आ जाएगा आपका 32। इतना मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकालूंगी N3,
ठीक है। N3 के लिए क्या करना होता है, N2 माइनस N1 करना है। N2 कितना है भाई 32 है, माइनस 24 करना है, जो कि निकल के आएगा आपका 8। कितना आएगा बच्चों, 8। और ऐसे ही अगर अपन देखें तो N4 करना होता है। और यहाँ पर एक और चीज आती है जो मैं पहले ही बता देती हूँ, जो N3 है अगर मैं N3/2 कर दूंगी तो वहां से नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, जितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो मिल जाएंगे। तो अगर मुझे कोवेलेंट बॉन्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, N3/2 करना है। N3 कितना आया है मेरा 8, तो 8/2 मतलब ये आ जाएगा आपका 4 यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, याद रखना, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से ही आपके क्या निकलेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर यहाँ पर बात करें N4 की, तो N4 होता है बच्चों यहाँ पर क्या होता है आपका N1 माइनस N3। ठीक है, N1 कितना है भैया आपका 24 है, माइनस 8 करोगे तो ये 16 आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, 16 ही आएगा। और 16 में यहाँ पर अगर आपसे पूछे कोई कि लोन पेयर कितने हैं तो कैसे बताओगे, तो अगर नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है, और ये सब अपन कल एक बार और डिटेल में समझ चुके हैं, तो इन केस फिर भी डाउट हो तो कल वाला लेक्चर भी देख लेना। तो N4/2 करोगे, N4/2 करने से कितना आ जाएगा 16/2, मतलब यहाँ पर अगर टोटल लोन पेयर्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे 8 टोटल लोन पेयर्स हो जाएंगे। और ये जो आपको यहाँ पर मैंने अलग कलर में लिखा है, यही बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी स्ट्रक्चर को बनाने की। मतलब मान लो अगर मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मुझे यहाँ पर पता होने चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, जो कि आ रहे हैं आपकी, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों 4, और लोन पेयर कितने हैं तो वो कितने आ रहे हैं 8। तो इसी से मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगी। अभी देखना, जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर अपन रूल्स पढ़ते हैं, और वो रूल्स को एक बार देख लेते हैं। वही रूल्स क्या होते हैं, अगर बच्चों यहाँ पर कुछ बहुत 3 या 4 रूल्स है। अगर रूल्स की बात करें, रूल्स टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर्स, तो क्या रूल्स है भाई उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मैं रूल्स की बात करूं तो एक तो बहुत सिंपल सा रूल है आपका कि आपको एक सेंट्रल एटम लेना है, और वो सेंट्रल एटम क्या होगा, लीस्ट, इसको ऐसे लिख सकते हो, सेलेक्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो भी आपका वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव लीस्ट होगा उसको क्या बोल दोगे, वही आपका सेंट्रल एटम है, उसको आप सेंटर में रखोगे, सेंट्रल एटम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंड रूल क्या है बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर हाँ एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, एक्सेप्ट एच। मान लो एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट नहीं करनी, एक्सेप्ट एच को लेके, एच कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो सेकेंड चीज है वो ध्यान रखनी है कि नो साइक्लिक स्ट्रक्चर इन लुईस, लुईस के अंदर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको लग भी रहा हो कि कोवेलेंट बॉन्ड 3 है तो मैं 3 की रिंग बना दूं, नहीं बनानी है। क्या करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनेगा। और जो तीसरा रूल है बच्चों वो ये है कि जो नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन, वैसे ये आप इसको रूल ना मानो और इसको ऐसे मान लो, ऐसा पॉइंट जो आपको याद रखना है जब स्ट्रक्चर बनानी है कि नेगेटिव साइन विल बी कैरिड बाय मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब भी वहां पर कोई साइन हो और उस साइन को लगाना है तो याद रखना जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी पे वो साइन लगाना। तो ये एक्चुअली रूल नहीं है, ये तो मैंने ऐसी प्लस पॉइंट आपको बता दिया है जिसको याद रखना है। तो ये बेसिक से 2 रूल बनाने, कभी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, और सेंट्रल एटम जो होगा वो क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बच्चों यहाँ तक अपन ने जो रूल्स थे उनको समझ लिया था। मतलब अपन यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है तो अपन समझ गए हैं क्या बेसिक चीज याद होनी चाहिए। तो आइए भाई स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना। और जो स्ट्रक्चर है बच्चों, अगर उसकी बात करें यहाँ पर तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले एक सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो इसमें से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, मैंने आपको ट्रिक तब भी बताई थी, फोन से याद रखो, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपकी ऑक्सीजन है 3 तो ये 3 ऑक्सीजन को ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, मतलब आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। मतलब मान लो मैं एक सिंगल तो लगा देती हूँ, अब एक और 4 बनाने हैं, मतलब एक और बॉन्ड मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो इनमें से किसी एक ऑक्सीजन के साथ ही करवाऊंगी यहाँ पर बॉन्ड एक एक्स्ट्रा, तो ये करवा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक अपन ने ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो,
ठीक है, स्ट्रक्चर बन चुका है। अब क्या करना है, इनके फॉर्मल चार्जेस निकालने हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुकी थी आपको कल। फॉर्मल चार्ज यहाँ पर सबसे पहले अपन नाइट्रोजन का देखेंगे और उसका जो फॉर्मूला है, फिर भी मैं एक और बार बताने के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं भाई, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, माइनस क्या करना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे होंगे बाय 2 करना है, और फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड होंगे उनको लिखना है। और मैंने बताया था क्योंकि लुईस में बात कर रहे हैं और लुईस किसको फॉलो कर रहा है बच्चों, यहाँ पर ऑक्टेट रूल को, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा 8 ही मानेगा। मतलब आपको 8 में से मानना है कितने शेयर्ड होंगे कितने अनशेयर्ड होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देख लो भाई, नाइट्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज निकालना है। सबसे पहले जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में, 5, माइनस जितने इतने शेयर कर रखे हैं। और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अपन को पता है बॉन्ड से कैलकुलेट करते हैं। अगर बॉन्ड यहाँ पर 4 है तो 4 × 2 कितना हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही, 8/2 आ जाएगा। और माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा जितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि मैंने बोला था आपको हमेशा 8 को यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके चलना है जो कि ऑक्टेट के अंदर होंगे। अगर 8 शेयर हो गए तो बाकी की तो 0 ही होंगे। मतलब यहाँ पर 5 में से 4 करोगे तो नाइट्रोजन पे एक +1 चार्ज दिख रहा है। क्या बात है, कल वाले केस में सब पे 0 था तो कोई भी चार्ज नहीं लगाया था, यहाँ पर देख लो नाइट्रोजन पे क्या दिख रहा है, एक प्लस चार्ज लग रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर अपन फॉर्मल चार्ज की बात करें ऑक्सीजन पे, किससे बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे, और 1 ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो 1 ऑक्सीजन की यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन को पता ही है कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर शेयरिंग की बात करें तो सिर्फ इस वाले पोर्शन को ही कैलकुलेट करेंगे। याद रखना भाई, जब भी मैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ तो जो सिर्फ ये वाला पोर्शन है उसी को कैलकुलेट करूंगी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 शेयरिंग है तो 4/2 कर दूंगी। 4, अगर 8 में से 4 शेयर हो गए तो 4 ही बचे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ से आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो 2 और 4 ये 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ से फॉर्मल चार्ज जो है वो 0 आ जाएगा। वैसे ही अगर अपन बात करें फॉर्मल चार्ज की ऑक्सीजन 2 पे, ऑक्सीजन 1 की तो बात हो गई है, 2 की बात कर रहे हैं भाई। 2 में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में तो 6 ही होते हैं। शेयर्ड की बात करें तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, मतलब 2/2 आ जाएगा। अगर 8 में से 2 शेयर हो रहे हैं तो 6 बच रहे होंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्लियरली आंसर क्या आ जाएगा, -1। कितना आ जाएगा, -1। और इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब आप O3 के लिए अगर निकालोगे तो सेम ही हो जाएगा, वही 6 इलेक्ट्रॉन है। -2/2 करोगे, -6 करोगे तो -1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें कुछ चार्जेस है जो अपन को लगाने हैं। इस पे तो पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा। अभी बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आप सोचोगे मैम आपने तो NO3 माइनस लिखा है, यहाँ पर तो -2 आ रहे हैं, एक प्लस हो रहा है, तो आपने उसको क्यों नहीं लिखा। कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी समझाऊंगी क्यों नहीं लिखा है। बस ये स्ट्रक्चर समझ लो, जो इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो एक और चीज समझो। मान लो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कैसा बना है, ऐसा O और माइनस। अब एक बात बताओ, क्या मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ा दिया है? बिल्कुल भाई, जीओसी की बात हो चुकी है और रेजोनेंस में बच्चों को बता चुकी हूं। और रेजोनेंस के लिए मैंने बताया था क्या कंडीशंस होती है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट में हो, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वहां पर रेजोनेंस हो जाता है। क्या यहाँ पर सेम कंडीशन दिख रही है? बिल्कुल सही दिख रही है। नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इट विल शो रेजोनेंस। और रेजोनेंस शो करेगा तो आइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनाते हैं। सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ से जो एक माइनस है वो जाएगा और सबसे पहले इस ऑक्सीजन पे माइनस पहुंचाएगा, जिससे जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो बनेगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का साइन ये लगाते हैं अपन। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां से जो माइनस है ये बोलेगा भाई यहां पर भी माइनस आ गया और यहां पर भी माइनस आ गया। अब देख लो भाई कहां कहां ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, वही 1 2 3 नेमिंग कर दो, 1 2 3। इस वाले ऑक्सीजन पे 1 वाले पे डबल बॉन्ड आ गया। अगर यहाँ पर बात करें 1 2 3 3 वाले पे भी डबल बॉन्ड आ गया। मतलब अब जो डबल बॉन्ड भेजना है वो किस पे भेजना है, 2 वाले पे। इसका मतलब अब यहाँ पर नेगेटिव लेकर जाओगे, इस पे माइनस लगाओगे और जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा वो मिलेगा यहाँ पर O नेगेटिव
O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O यहाँ पर। मतलब देख लो यहाँ पर अगर 1 2 3 तीन ऑक्सीजन की बात हो रही है तो तीनों ही ऑक्सीजन में एक एक बार डबल बॉन्ड आ चुका है। इसका मतलब इससे ज्यादा कोई केसेस इसके पॉसिबल नहीं होंगे। देख लो 3 ऑक्सीजन थी, तीनों में एक एक बार डबल बॉन्ड आ गया और बाकी के 2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अपन को पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल होती है, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आइए भाई इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं। अपन ने देखा कि यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है वो किस पे हो रहा है, तीनों ऑक्सीजन पे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज है उसका जो डिस्पर्जन है वो इस तरीके से हो रहा होगा कि तीनों ही ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है भाई, एक एक करके डबल बॉन्ड आ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे बताओ कितने यहाँ पर पॉजिटिव लगा देना सब में ही भाई, पॉजिटिव 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 और यहाँ पर भी पॉजिटिव। अब मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 2 थे, 2 माइनस निकाले थे और कितने एटम पे है, 3 एटम पे है। तो अगर मैं एक एटम की बात करूं तो इसको -2/3 लिख दूंगी। 2 नेगेटिव चार्ज है, 3 एटम पे है, -2/3 और यहाँ पर भी -2/3। क्या बात है भाई, यहाँ पर निकल के आ चुका है आपका NO3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अब यहाँ पर बात है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो मैं बताने वाली हूँ। कोई भी अगर आपसे कभी भी पूछे किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर रेजोनेंस हो रहा है और पूछ ले बॉन्ड लेंथ ऑफ NO की बॉन्ड लेंथ पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के ऑक्सीजन दिख रहे हैं। एक बार तो डबल बॉन्ड है NO के साथ, एक बार सिंगल बॉन्ड और एक बार सिंगल बॉन्ड है। तो वो NO की बॉन्ड लेंथ पूछ ले तो याद रखना जब जब रेजोनेंस होगा इट विल बी सेम। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी देखा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड निकाला, तीनों लेंथ सेम है, तीनों में क्या है पार्शियल, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं और चार्ज भी तीनों में सेम है। मतलब इट विल बी सेम ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस आने का फायदा क्या हो गया भाई, तीनों ने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड की शेयरिंग कर ली है और तीनों पे क्या है भाई, सेम तरह की बॉन्ड लेंथ हो गई है। तो याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए NO3 की बॉन्ड लेंथ बताओ NO की NO3 के अंदर, तो आप क्या बोल दोगे भाई, इट विल बी सेम। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई मैम यहाँ पर NO3 माइनस है, माइनस आप 2 बता रहे हो, एक पॉजिटिव बता रहे हो, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ रहा। तो आइए उस चीज को समझते हैं और उस चीज को आप समझ पाओगे किससे बच्चों, उस चीज को आप समझ पाओगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। मैंने जब आपको एक पूरा चार्ट पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में अगर याद हो तो, वहां पर मैंने बताया था कि एक तो जो बॉन्ड होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग में अपन ने 3 तरह के पढ़े थे, कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक। और कोवेलेंट के अंदर मैंने आपको बहुत सारे तरह के बॉन्ड बताए थे, सिग्मा, पाई और ये सब। तो उसी में एक बॉन्ड था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, आप एरो से डिनोट करते हो। अब आइए इसको समझते ये होता क्या है। इसमें क्या होते हैं, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आपने जितने भी कोवेलेंट देखे, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अपन क्या बोल रहे थे कि भाई 2 तरह के सेम तरह के एलिमेंट होते हैं या डिफरेंट भी तरह के एलिमेंट, उनमें शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की इक्वली शेयरिंग हो रही है। अगर एक 50% दे रहा है तो दूसरा भी 50% देगा। मगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का ऐसा वाला टाइप है जिसमें शेयरिंग कैसी हो रही है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो A के पास अगर लोन पेयर है तो वो पूरे के पूरे लोन पेयर किसको दे देगा, B को दे देगा। और मैं बोल दूंगी यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बॉन्ड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड हो जाएगा भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और सेम ही तरीके से अगर यहाँ पर आपका लिख रखा हो पॉजिटिव और यहाँ पर लिख रहा हो नेगेटिव, तो आप इसके बीच में एक बॉन्ड बना सकते हो जिसको बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो आपको 2 तरीके से दिखेंगे। एक बार तो अगर कोई लोन पेयर है तो आप उस पर डायरेक्टली इसको लोन पेयर दे रहे हो, या पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है तो उसके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा सकते हो। इसका मतलब जहां पर मैं यहाँ नाइट्रोजन की बात कर रही थी, तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से ड्रॉ करूं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। अगर इसको मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हिसाब से बनाऊं तो वो जो आपका स्ट्रक्चर बन के आएगा वो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर है जो इसके पास लोन पेयर होंगे ना, वो ये इसको दे रहा होगा। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो जैसे कि आप यहाँ पर बोल रहे हो कि इसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है
नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ने क्या बना लिया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मतलब ये आपका N हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और जो एक ऑक्सीजन है वो किससे होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। इसी वजह से यहाँ पर मैं माइनस क्या बोल रही थी, सिर्फ एक बोल रही थी, एक NO3 माइनस क्यों बोल रही थी, क्योंकि एक जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो याद रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या याद रखना है कि जब भी प्लस और माइनस हो बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड चिपका के आ जाना भाई। तो बच्चों जहां तक आपने समझ लिया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे निकालते हैं, आइए अपन यहाँ पर एक और चीज निकालना समझते हैं, जो कि होता है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। भाई बॉन्ड ऑर्डर ये क्या नई चीज आई है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आइए समझते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, उसी को आप बोलते हो बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूं, मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया आपके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो आपको कितने यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है, क्योंकि जीओसी में भी पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से समझा रही हूँ। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूँ ऑक्सीजन का, तो मैं अगर पूछूं बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो क्या बोल दोगे, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो 2 बोल दोगे। और वैसे ही अगर मैं नाइट्रोजन N2 के केस में पूछ लूं कि कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो कितना बोल दोगे, 3 बॉन्ड ऑर्डर है। मगर अभी आपने यहाँ पर एक केस देखा जिसमें आपने क्या देखा, जिसमें आपने देखा NO3 माइनस, और उसका जो स्ट्रक्चर बनकर आया था वो आपने देखा यहाँ पर डबल बॉन्ड O था, ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको, यहाँ पर डबल बॉन्ड O था, यहाँ पर O माइनस था और इस पे प्लस था, और इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आपने ड्रॉ करें। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो भाई इस टाइप के मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है, जब भी रेजोनेंस पॉसिबल है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स है जितने टोटल, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितनी भी टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे उसको डिवाइड कर दोगे, और जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा वो रेजोनेंस के टाइम पे, जब रेजोनेंस हो रहा है किसी मॉलिक्यूल पे, तब कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं वो निकल कर आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर NO3 के केस में बात करूं, तो आपने देखा कि इसकी 3 1 2 and 3, वो तो हाइब्रिड है, तो ये 1 इसको लिख देते हैं फर्स्ट, सेकेंड और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड को काउंट करो तो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, मतलब आप यहाँ से एक चीज को यहाँ पर कंक्लूड कर देते हो, वो क्या है भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो 4 है, और अपॉन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.33। कितना आएगा बच्चों, 1.33। तो ये चीज याद रखनी है। कैसे निकाला है इसका बॉन्ड ऑर्डर, कोई पूछ लेगा यहाँ पर NO2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बोलना है 1.33। कैसे निकाला है, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करके। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर, और आपके जितने भी अदर्स जिनके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, और जिनके अंदर रेजोनेंस भी पॉसिबल है। ठीक है, जैसे अगर मैं O3 की बात करूं, तो O3 क्या होगा बच्चों, O3 का N1 N2 आप निकाल देना, मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ, जैसे ही N3 निकाल के बाई 2 करोगे तो जो आपके नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 3। मतलब आपको सिर्फ आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। यहाँ पर जो तीनों ही एटम है वो सेम है, मतलब किसी को भी सेंट्रल एटम ले लो, तो आपने ये तीनों ऑक्सीजन को रख लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं ऐसे क्या बना दूं, क्या ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं क्या, तो बिल्कुल आप क्या करोगे, इस स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी रूल्स में कि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होगा। क्यों नहीं ड्रॉ होगा, ये अपन वहां पर जीओसी में पढ़कर आए हैं, क्योंकि जो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, इसलिए अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ नहीं करते। मतलब ऑक्सीजन को तो ऐसे ही लिखना है। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 बनाने हैं, तो एक तो सिंगल सिंगल हो जाएगा, और किसी भी एक पे आप डबल लगा दोगे। क्या कर दोगे, डबल यहाँ पर लगा दोगे। अब जैसे ही आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो आप देखोगे एक पे पॉजिटिव आएगा और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला डायग्राम बनाऊं, जिसमें मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिनोट कर रही हूँ,
तो इसका जो डायग्राम बनकर आएगा वो आएगा, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा। इस तरीके से आपका O3 का क्या बनेगा बच्चों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ बनकर आएगा। ऐसे ही अगर अपन यहाँ पर बात कर ले CO की, ठीक है, अब CO में भी क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मैं बता देती हूँ। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो यहाँ पर बनेंगे वो कितने बनेंगे भाई, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। आप N1 N2 N3 N4 करके निकाल लोगे, इतनी बार बता चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 3 आएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो 3 बॉन्ड तो 2 ही एटम है, तो इनके बीच में ही बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर तो एक से क्या है, 2 से ज्यादा एटम थे, तो इसलिए आपको सोचना पड़ा किस किस के बीच में बन सकता है। यहाँ पर 2 ही एटम्स है तो इनके बीच में ही बनेंगे 3 बॉन्ड, कहीं और तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव आ जाता है और नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब अगर मैं इसका भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला डायग्राम ड्रॉ करूं तो कैसे बनेगा भाई वो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा कार्बन पे। क्यों भाई, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कार्बन पे नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं और एक बॉन्ड यहाँ पर नहीं बन रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है, मैंने बताया था। इसकी कोवैलेंसी निकालोगे तो कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इस तरीके से बन रहा होगा और ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला डायग्राम है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंपेयर DNO भी आ सकता है या फिर वो आपको लिख सकता है NO बॉन्ड लेंथ इन NO3 माइनस एंड NO2 माइनस। इन दोनों में आपको क्या करना है, इसको नीचे ही लिख लेते हैं। NO3 माइनस और NO2 माइनस में क्या करना है, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। बॉन्ड लेंथ इन NO3 माइनस एंड NO2 माइनस। अब यहाँ पर अपन ने NO3 का केस तो देख लिया था भाई, इसका जो स्ट्रक्चर बनकर आया था वो अपन ने देख लिया था। यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर माइनस था और माइनस था, ठीक है। और वैसे ही अगर NO2 के लिए आप ड्रॉ करोगे तो NO2 के लिए जो बच्चों स्ट्रक्चर बन के आएगा वो आपका होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O, एक O और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट होगा, एक जो O है, और एक जगह पे क्या लग रहा होगा, माइनस लग रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको NO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। कैसे कंपेयर करोगे, यही चीज बता रही हूँ, याद रखना। जब भी बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन आ जाए तो क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी दिखाया था आपको। क्या करना है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसको अपॉन 2 करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिखने हैं। तो अगर मैं इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो मैंने अभी निकाला था 4/3 से यहाँ पर आंसर आ गया था 1.33, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जब आप NO2 माइनस के केस में देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि अपन इसका स्ट्रक्चर डायरेक्टली बनाया है, N1 N2 से नहीं बनाया है, तो मैं बता देती हूँ। इस माइनस को आपको क्या करना है, 2 ऑक्सीजन है और एक माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन तो इन दोनों के पास ही जा सकता है। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनकर आएंगे वो आएंगे आपके 2 और नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 है, तो 3/2 से आंसर आएगा जो कि आ जाएगा 1.5। अब निकल तो गया बॉन्ड ऑर्डर, मगर मैम किसका ज्यादा है बॉन्ड लेंथ, ये कैसे बताएंगे। तो उसके लिए ध्यान रखना भाई, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। इस वजह से मैं बोल रही हूँ जब भी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बहुत सिंपल होता है निकालना, और आप इनवर्स रिलेशन लगा देना। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1.33 है और यहाँ पर क्या है 1.5 है, इसका मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, क्या बोल सकते हो, यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। मतलब बोल सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है। तो इन दोनों में से बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, 1.5 है, इसका 1.3 है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ यहाँ पर ज्यादा होगी NO3 माइनस की। तो जो क्वेश्चन था वो आपका किस में हो गया, सेकंड्स में सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको ये बताना था कि बॉन्ड ऑर्डर का आंसर क्या आएगा, जो आप वैसे ही निकालोगे तो आपको वैसे याद आ जाएगा भाई, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1.3 था, यहाँ पर 1.5 था, और उसके हिसाब से NO3 माइनस का यहाँ पर क्या है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों यहीं पर अपन एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो मैंने आपको बोल दिया कंपेयर
सेम तरीके से OO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो इन O2 एंड O3। एक तो ओजोन है और एक क्या है आपका ऑक्सीजन है। तो ओजोन और ऑक्सीजन में आपको क्या करना है, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करवाना है। यहाँ पर अपन ने ऑक्सीजन का अगर डायग्राम देखे तो ऐसा ही होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। O3 का भी अपन ने निकाल के देखा था, डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड O होता है। अब यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालोगे तो यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्लियरली दिख रहा है, 2 बॉन्ड है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा और रेजोनेंस हाइब्रिड से बताओगे ऑक्सीजन कितना है। यहाँ पर ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज जा सकता है वो 2 ही है, ये तो आपका सेंट्रल एटम है तो यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन पर जा सकता है। मतलब यहाँ पर भी आप निकालोगे तो टोटल बॉन्ड 3 है, बाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, जिससे आंसर आ जाएगा 1.5। कितना आंसर आ जाएगा, 1.5। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है, 1.5 है। अगर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर क्या है, कम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और अगर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसका मतलब यहाँ पर अगर बॉन्ड लेंथ पूछी गई है तो बॉन्ड लेंथ आपकी O3 की ज्यादा आ जाएगी। याद रखना भाई, O3 की ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अपन समझते हैं, जब अपन ने पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ लिया है, कैसे निकालते हैं, कैसे यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों अपन चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर पे। क्योंकि यहाँ पर ये रूल तो फेल हुआ है, जब भी तो नया रूल आया है, VBT आया है, मतलब इस रूल का फेल होना तो यहाँ पर होना ही था। पर क्या रीजंस है फेल होने के, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला रीजन जो आता है वो आता है ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को नहीं समझा पाया। और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं भाई, जिनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो वो ऑड नंबर में आए। जैसे कि आपका एक तो हो गया यहाँ पर CO, ठीक है, इसका अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो कितने आएंगे, ऑड नंबर में आएंगे। फिर हो गया आपका NO2, ठीक है, फिर हो गया आपका ClO2 और ClO3। अगर इनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो वो क्या आएंगे बच्चों, ऑड नंबर में आएंगे। काउंट करके देख लेना, सिर्फ काउंट ही तो करना है भाई, तो काउंट करके देख लेना क्या होंगे, ऑड नंबर में आएंगे। तो इनके बारे में वो कुछ नहीं बता पाया। दूसरी चीज आती है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ये ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बता पाया। क्योंकि देखा आपने, जैसे भी अपन डायग्राम बना रहे थे तो मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि इसको ऊपर ही लगाओ, नीचे ही लगाओ, कहीं पर भी लगाओ। मतलब ये ज्योमेट्री के बारे में नहीं बता रहा कि ऑक्सीजन में अगर यहाँ पर मैं O2 की बात कर रही हूँ तो बॉन्ड ऐसे आएंगे क्या, या फिर ये ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके की ज्योमेट्री के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। इसके अलावा अगर एक और बात करें तो इट cannot explain और it does not explain, क्या आएगा, it does not explain कैसे वाले एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बच्चों, जिनके अंदर सेंट्रल एटम 2 है। it does not explain the molecules having मोर देन 2 सेंट्रल एटम। मतलब इसने बता दिया कि एक सेंट्रल एटम को लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बताना है, मगर अगर 2 सेंट्रल एटम आ गए तो स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 2 सेंट्रल एटम, जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम थे। और ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है बच्चों आपका, जो होता है आपका H4। बहुत सारे होते हैं पर एक का एग्जाम्पल दूं तो H4P2O7। मतलब यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो 2 है। तो अब किसको दोगे भाई, अब कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, इसके बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। और लास्टली जो इसकी यहाँ पर बच्चों बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी वो क्या थी, डज नॉट एक्सप्लेन, इसको मैं अलग कलर से लिखूंगी, कौन से एलिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो थे हाइपर वैलेंट एंड हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट और जो हाइपरवैलेंट आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, इसीलिए इस थ्योरी को फेल होना पड़ा। क्या होते हैं हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, आइए उनको एक बार देखते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर अपन ने यहाँ पर क्या है लुईस स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस देख ली कि एक तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को नहीं समझा पाया, जिसमें आपके ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है CO, NO2, Cl। ओहो यहाँ पर क्या है NO है भाई, काउंट करके देख लेना वैसे ही समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 13 कुछ आएगा, 13 या 15। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, तो उसको आप ऑड इलेक्ट्रॉन बोल देते हो, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो उनको ये नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री के बारे में नहीं बता पाया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल जिनके पास 2 सेंट्रल एटम्स थे, और साथ ही में हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट को नहीं समझा पाया। तो भाई बच्चों यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं कि अपने हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। तो बच्चों आइए समझते हैं अपने हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, और इसमें सबसे पहले है हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपरवैलेंट इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखो हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट में, तो इसमें एक में क्या होगा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और एक में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइपरवैलेंट की, तो हाइपरवैलेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या होंगे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्टेड। जिनके पास ऑक्टेड क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर इनके पास सुपर ऑक्टेड है, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करो बच्चों, तो इसके जो बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, एक आपका हो गया SF4, एक हो गया SF6, ठीक है, PCl5 जो अपन ने देखा था। अभी सबके इलेक्ट्रॉन्स निकाल के बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका होता है IF5, ठीक है, XeF2, XeF4, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जिनके अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे बच्चों, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और उनको आप क्या बोल दोगे, वो हाइपरवैलेंट है। जैसे अगर मैं SF4 की बात करूं, तो SF4 में बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मतलब यहाँ पर देखो S के अंदर मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से आपने क्या है 4 बॉन्ड्स बना दिए हैं, मतलब 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, मतलब यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए। बॉन्ड बनने पे ये वाला इलेक्ट्रॉन भी काउंट होगा जो कि फ्लोरीन का होगा, तो उसको भी काउंट करा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है SF6 के लिए ड्रॉ करते हैं। SF6 में देखना भाई, यहाँ पर वही 6, यहाँ पर क्या करना है आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और 6 को ही फ्लोरीन एटम से अटैच करना है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही अटैच करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट होंगे। 6 यहाँ पर फ्लोरीन थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो निकल कर आएंगे वो कितने आएंगे, 12 आएंगे। सेम आपको यहाँ पर PCl5 में करना है। यहाँ पर क्या है, PCl5 का मतलब है फॉस्फोरस के अंदर क्या होते हैं 5, यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब मैं बता चुकी हूँ इसलिए नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपने Cl लगा दी, और 5 का मतलब यहाँ पर अब Cl का भी एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, जो कि हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, मतलब इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरीके से आप इन सब में काउंट करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस वजह से इन स्पीशीज को बोला है हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट का मतलब क्या होता है, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का काउंट है वो 8 से ज्यादा है, तो उनको हाइपरवैलेंट बोलते हैं। और इनके बारे में लुईस कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बता पाया था, इसीलिए वो उनकी एक्सेप्शंस बन गया था, ठीक है। बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं अपने हाइपोवैलेंट स्पीशीज। हाइपोवैलेंट स्पीशीज कौन सी होती हैं बच्चों, हाइपोवैलेंट स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं, आप इसको लिख सकते हो मॉलिक्यूल्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये बताया था मैंने, या तो 8 से कम होंगे या 8 से ज्यादा होंगे। हाइपो का मतलब है कुछ कम होना, मतलब यहाँ पर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हाइपरवैलेंट में क्या था, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे उसको सुपर ऑक्टेट बोल रहे थे, क्योंकि इनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो इनको लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस एसिड क्या होता है अभी पढ़ेंगे, लुईस एसिड के बारे में बता देती हूँ मैं, फिर भी जो क्या करते हैं लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको लुईस एसिड बोलते हैं। तो क्योंकि इनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर बच्चों एग्जांपल आप ले सकते हो, यहाँ पर आप ले सकते हो BeCl2, ठीक है, फिर आपका BCl3, BF3, ठीक है, BBr3, जितने भी यहाँ पर हेलोजन से सब लगाते जाओ, Bi3,
AlCl3, ये सब क्या है बच्चों, ये सब आपके होते हैं यहाँ पर क्या, हाइपोवैलेंट स्पीशीज। आइए इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। जैसे अगर BeCl2 में देखोगे तो यहाँ पर क्या है, Be बेरिलियम, मतलब यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, और यहाँ पर कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके भी काउंट हो गए 1 2 3 4, मतलब 8 से तो कम है, 4 है भाई। यहाँ पर BCl3 में देखोगे तो यहाँ पर Cl Cl Cl। अब यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसा ही केस BF3 का भी बनेगा, क्योंकि बिल्कुल सेम आपने क्लोरीन की जगह क्या लगाया, फ्लोरीन लगा दिया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और सभी में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो इनको क्या बोल रहे हैं, हाइपोवैलेंट स्पीशीज। ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम के लिए ड्रॉ करेंगे, इसे इसके बोरोन के नीचे ही आता है एल्यूमिनियम भी, तो क्लोरीन यहाँ पर लगा दोगे, वही इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स को करना है काउंट, और इंटू 2 करना है, तो उससे भी आप डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। सब में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और आपको कितने चाहिए होते हैं ऑक्टेट के लिए, 8। इसका मतलब यहाँ पर ये कैसी स्पीशीज हो जाएगी, हाइपोवैलेंट स्पीशीज, मतलब ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगी, और इट विल वर्क एज लुईस एसिड। अब यहाँ पर देखो AlCl3 तो बनता है, मगर यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन आ जाता है, जिसके बारे में मैं मेंशन कर देती हूँ बच्चों। एक्सेप्शन है आपका, क्या एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन है यहाँ पर एक केस, क्योंकि आपने AlCl3 लिया तो आप AlF3 भी ले सकते हो, मगर वही आपका एक्सेप्शन है, AlF3 जो होता है वो क्या होता है, एक हाइपोवैलेंट स्पीशीज नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, आइए काउंट करके देखते हैं। AlF3 में अगर आप देखो तो ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड है बच्चों, आयनिक। आयनिक का मतलब है ये क्या करेगा, टूटेगा और बनाएगा Al+3 और प्लस बनाएगा F-। अब यहाँ पर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो एल्यूमिनियम में क्या होगा, +3 लग जाएगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो चले गए, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर फ्लोरीन में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक माइनस लग गया, मतलब यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। हेंस आप बोल सकते हो AlF3 इज नॉट एन हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, बट AlCl3 इज एन हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 6 होते हैं, मगर क्योंकि ये आयंस में टूट जाता है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये अपनी ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। तो बच्चों अब अपन यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि हाइपोवैलेंट को अपन बोल रहे थे लुईस एसिड, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई लुईस एसिड क्या होता है। तो अभी मैंने बताया था जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो लुईस एसिड के लिए एक सिंपल सी चीज आ जाएगी, लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है उसी को आप क्या बोल दोगे, स्पीशीज इज कॉल्ड लुईस एसिड। उसी को आप LA भी बोल सकते हो, लुईस एसिड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब ये लुईस एसिड को कौन कौन होते हैं ये कैसे बताओगे भाई, जो लुईस एसिड है वो क्या करेंगे, लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, मतलब उनके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। इसका मतलब आप यहां से अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो कि भाई किन किन के पास क्या है, कौन कौन लुईस एसिड जैसे यहाँ पर बिहेव कर सकते हैं, तो उसमें बच्चों सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर आपके पास कि जो लुईस एसिड है वो S ब्लॉक के कैटायंस हो जाएंगे, S ब्लॉक कैटायन एंड H+। भाई कैसे होंगे आइए देख लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर Na+ की बात कर ली, ठीक है। Na+ में क्या होता है भाई, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, और क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इसका 3s खाली होता है। इसका मतलब खाली यहाँ पर सबशेल है तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक लुईस एसिड हो जाएगा। वैसे ही अगर H+ की बात करोगे, H+ का कॉन्फ़िगरेशन मतलब H का कॉन्फ़िगरेशन था 1s1, जैसे ही आपने खाली करा तो ये क्या हो गया, 1s0 हो गया, मतलब यहाँ पर भी ऑर्बिटल वैकेंट हो गई। ऑर्बिटल वैकेंट है तो वो क्या चाहेगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेकर आओ। यार किसी ने घर खरीद लिया मगर वो रहने नहीं आ रहा, तो वैसी वाली बात हो गई कि घर खरीद रखा है, वैकेंट घर पड़ा है, बस आपको रहने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर ज्यादा फिजिबल होगा इलेक्ट्रॉन का जाना, एंड हेंस इट इज कॉल्ड लुईस एसिड। तो जितने भी S ब्लॉक के कैटायंस हैं और H+ है उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। जो आपके D ब्लॉक के कैटायंस है, क्योंकि अपन देखते हैं जो D ब्लॉक होता है वो क्या होता है, पार्शियल फिल्ड होता है। मतलब जैसे अगर अपन बात करें किसी भी एक एलिमेंट की, जैसे मान लो कॉपर +2 है,
तो इसका मतलब है आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया था और 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है तो इसके पास जो d ऑर्बिटल है उसमें एक सबशेल खाली होगा और अगर खाली है तो फिर उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, हेंस इट विल एक्ट एज एन लुईस एसिड। इसको आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, अपन पूरा बनाकर भी देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके दूसरे यहाँ पर आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब जिसने अच्छे से यहाँ पर क्या पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, वो मुझे बता पाएगा कि वेकेंट डी ऑर्बिटल किसके पास होता है, क्योंकि मैंने वहां पर बहुत सारों में रीजन दिया था कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास वेकेंट डी है। और वेकेंट डी में बच्चों आते हैं आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट। कौन से एलिमेंट आते हैं भाई, थर्ड पीरियड के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो कि कैसे होते हैं भाई, जैसे मान लो आप यहाँ पर बात करो PCl5 की बात कर लो, IF5 की बात कर लो, इसके अलावा आप SiCl4 की बात कर लो, जितने भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, देखो फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, ठीक है, आयोडीन, फिर यहाँ पर Si सिलिकन यहाँ पर क्या है, थर्ड पीरियड का है। तो जितने भी थर्ड पीरियड वाले आपके एलिमेंट हैं वो सारे क्या करते हैं, लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर आते हैं आपके हाइपोवैलेंट स्पीशीज, क्योंकि अभी मैंने बताया था हाइपोवैलेंट स्पीशीज ऐसी स्पीशीज है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लेस देन 8 हैं। तो लेस देन 8 है मतलब वो क्या चाहेंगे कि भाई हमारे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, हमें तो ला के इलेक्ट्रॉन्स दो, और जैसे ही कोई लोन पेयर आ जाएगा तो उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड हेंस इट विल एक्ट एज अ लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन आपके पास हमेशा ऐसे आएंगे, आपको कुछ ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज अ लुईस एसिड, इज एन लुईस एसिड। इनमें से कौन है जो एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल एक्ट एज लुईस एसिड। इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकती है। और ए ऑप्शन में मान लो आपको दे दिया यहाँ पर ABCD की बात कर लेते हैं, और ए में आपको दे दिया मान लो यहाँ पर NH3, फिर आपको दे दिया BF3, फिर आपको दे दिया H2O और एक दे दिया H-। बताओ भाई, अच्छा H- वाला तो एज इट इज इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसका मतलब है इसके पास तो लोन पेयर है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस चार्ज है, ये कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लेना नहीं चाहेगा, ऑलरेडी माइनस चार्ज है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन लाने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है, तो ये लुईस एसिड की तरह तो बिहेव नहीं करेगा। चलते हैं H2O के पास। H2O में आपको पता है ऑक्सीजन के पास यहाँ पर होते हैं 2 लोन पेयर, मतलब इट विल एक्ट एज एन लुईस बेस। तो अगर कोई लुईस बेस पूछ ले तो क्या होगा, स्पीशीज हैविंग लोन पेयर्स, और आप ऐसे बोल सकते हो जो लोन पेयर डोनर होते हैं, ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन की बात करोगे, मैंने बताया था 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रखता है, क्योंकि इसकी कोवैलेंसी सिर्फ 3 हो सकती है, इसलिए एक लोन पेयर होता है, मतलब ये भी यहाँ पर लुईस बेस की तरह काम करेगी। और जो आपका आंसर आ जाएगा, अभी देखा था BF3 क्या था, एक हाइपोवैलेंट स्पीशीज था। इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये एक क्या है, हाइपोवैलेंट स्पीशीज है। इसका मतलब ये कैसे काम करेगा, एज लुईस एसिड काम करेगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए, आपको कैसे सॉल्व करने हैं आपको पता चल गया। आइए पढ़ते हैं अपना एक और कॉन्सेप्ट, क्योंकि लुईस एसिड को पढ़ लिया है तो लुईस बेस भी पढ़ लेते हैं कि लुईस बेस क्या होते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं अपना लुईस बेस क्या है। लुईस बेस होती है लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज, यही बताया था मैंने, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, लुईस एसिड, और जो लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं लुईस बेस। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, अभी देख लिए 2-3 एग्जाम्पल, तो एक तो आपका NH3 हो गया, ठीक है, एक आपका H2O हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। एक मान लो अगर OH दे दे तो OH में मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और अगर आपको अल्कोहल मिल जाए ROH तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ये सारी स्पीशीज क्या हो जाएगी, आपकी लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज हो जाएगी भाई। यहाँ पर ये कुछ और ही लग रहा है, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर OH की बात हो रही है, और यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर यहाँ पर इस तरीके से है। ऐसा ही इस केस में भी है, अगर H2O को देखोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ 2 लोन पेयर है, और इनको आप क्या बोलोगे, लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज, हेंस क्या बोलोगे, लुईस बेस।
तो भाई यहाँ तक समझ लिया है। अब समझते हैं यहाँ पर जो थ्योरी की अपन बात कर रहे थे, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है बच्चों? ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाती है एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेटलर एंड लंदन। ठीक है, इन दोनों ने ये दी थी एंड डेवलप्ड फर्दर बाय पॉलिंग एंड अदर्स, बाकी सबने मॉडिफाई करी है। A discussion of the valence bond theory is based on the knowledge of atomic orbital। क्वेश्चन पूछ लेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन, तो याद रखना एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे बेस्ड है और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को दिखाती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे बेस्ड है और किसको बताती है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को। मतलब कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे? इट एक्सप्लेन्स, क्या बोलोगे? इट एक्सप्लेन्स कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बताती है। इट एक्सप्लेन्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और किसके थ्रू बताएगी? थ्रू ओवरलैपिंग। कौन से क्राइटेरिया है इसका? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोल सकते हो या फिर सिर्फ ओवरलैपिंग बोल सकते हो। मतलब ये आपको पूरा क्राइटेरिया बताएगी कि कैसे एक को, आपने देख तो लिया कोवैलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, दोनों शेयर करते हैं, एक 50% शेयर करेगा तो दूसरा भी 50% शेयर करेगा, मगर कैसे बन रहा है वो बताएगा आपका वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि किसके थ्रू होता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को बताता है और थ्रू ओवरलैपिंग बताता है। मतलब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ओवरलैपिंग से समझनी पड़ेगी। और कैसे होगा? मान लो आपका एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक स्पिन का, और पॉली एक्सक्लूजन बच्चों जैसे आप एटॉमिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी अपन स्पिन की बात करते हैं तो एक ऐसी होगी तो एक हमेशा ऑपोजिट स्पिन होगी। ठीक है, याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है तो एक ऐसे रखते हो तो एक ऐसे रखते हो। क्यों करते हो? क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है कि स्पिन हमेशा ऑपोजिट ही होगी। तो अब यहाँ पर क्या होता है? इन दोनों के बीच में, ये दोनों क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में ही यहाँ पर ओवरलैपिंग हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों पास पास आएंगे। जैसे ही मान लो अगर ये ऐसे भी हो सेम सेम, तो जैसे ही पास आएंगे ना तो ये इसमें चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही क्लोजर लेकर आओगे ऑपोजिट हो जाएगा एक, क्योंकि इनको ओवरलैपिंग करानी है। और यहाँ पर ये दोनों ऐसे पास आके इस स्पेस को बोल देंगे ओवरलैपिंग। क्या बोल देंगे? ओवरलैपिंग। इसका मतलब अगर कोई यहाँ से पूछ ले कि यहाँ पर क्या, मान लो इन दोनों में ओवरलैपिंग करवानी है, तो क्या करवा पाओगे? नहीं। ओवरलैपिंग हमेशा किसकी होती है? कैसे ऑर्बिटल्स की होती है, या ऑर्बिटल्स की नहीं होती, किन की होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो लिख सकते हो ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसमें होती है ये? सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होती है। तो याद रखना ये चीज। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है। जो ओवरलैपिंग होती है उसमें अपन ने एक और चीज समझ ली। अब यहाँ पर एक और चीज समझो, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ से क्या बन रहा है? ओवरलैपिंग होकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो याद रखो, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। मतलब मोर ओवरलैपिंग, अगर आप लिख रहे हो कि ओवरलैपिंग ज्यादा है तो क्या बोल सकते हो? स्ट्रॉन्गर विल बी योर कोवैलेंट बॉन्ड। उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्गर विल बी योर कोवैलेंट बॉन्ड, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? स्ट्रॉन्गर आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है भाई कि यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग को बताती है, और साथ ही में अगर आप देखो तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन समझाती है थ्रू ओवरलैपिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही पास लेकर आओगे दोनों का स्पिन ऑपोजिट हो जाएगा, दोनों ओवरलैप करेंगे, और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा आपका क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब एक और चीज समझते हैं बच्चों यहाँ पर, वो है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग तो समझ ली, मगर ओवरलैपिंग के कितने टाइप्स हैं? तो बच्चों ओवरलैपिंग जो होती है आपकी वो मेनली 2 टाइप्स की हो सकती है। एक होती है आपकी हेड ऑन। क्या बोलते हैं? हेड ऑन। हेड ऑन मतलब जब दोनों के हेड से टकरा रहा है, ऐसे जो ओवरलैपिंग होगी उसको बोलेंगे हेड ऑन। मतलब मान लो यहाँ पर 2 चीजें हैं, मान लो ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, दोनों में इस तरीके से जो टकराने से हो रही है उसको क्या बोलेंगे? हेड ऑन। हेड से हेड टकरा रहा है तो इसको बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। और एक जो ओवरलैपिंग होती है बच्चों आपकी, उसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर आपका जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और जो आपकी साइडवेज होती हैं इसको आप बोलते हो कोलेट्रल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। एक और चीज याद रखना यहाँ पर बच्चों, एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि जब आप हेड ऑन ओवरलैपिंग कराओगे तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये मैं बता चुकी हूँ, जीओसी में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको सिग्मा बोलते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, कब बनेगा, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, और साइडवेज में क्या होगा बच्चों, साइडवेज में जो बनेगा वो बनेगा आपका पाई बॉन्ड। मतलब आप समझ जाओगे यहाँ से सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है और कैसे पाई बॉन्ड बनता है। बात करते हैं यहाँ पर अपनी एक्सियल ओवरलैपिंग की। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा आइए समझते हैं, और कोई भी आपसे पूछे इसके बाद कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाना है तो बता देना भाई हेड ऑन ओवरलैपिंग करानी है, और एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल अपन ने सब समझ लिया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि आपके दो एस ले लूं, एक 1s, एक यहाँ पर भी एस ले लिया, 1s 2s से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने यहाँ पर एस और एस ऑर्बिटल की बात करी है, आपको पता होना चाहिए बच्चों जो एस ऑर्बिटल होता है वो आपकी जो तीन एक्सिस होते हैं, एक्स y और z तीनों में काम होता है। मतलब यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, बिकॉज इसकी स्पेरिकल शेप है तो ये तीनों में यहाँ पर काम हो सकता है, मतलब तीनों में क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। और यहाँ पर आपको एक और चीज लिखनी पड़ेगी कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या ले रहे हो, तो अपन यहाँ पर x को ले रहे हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब है जिस एक्सिस के अलोंग आप ओवरलैपिंग करवा रहे हो। जैसे अगर मैंने एक्स में ऑर्बिटल लिया है तो दूसरा भी एक्स में लूंगी और फिर उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो अगर मैं एस एस की इन दोनों को टकरा रही हूं तो क्या बनेगा बच्चों, तो आपका यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर क्या बनेगा, एस एस ओवरलैपिंग हो जाएगी, और इसको बोलेंगे एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, अब मान लो मैंने एक s ऑर्बिटल ले लिया और एक p ऑर्बिटल ले लिया। ठीक है, ये आपका s ऑर्बिटल है, वही तीनों एक्सिस में काम करता है, और एक आपका p ऑर्बिटल है जो कि इस शेप का होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है मैम s और p ऑर्बिटल ऐसे होते, तो आइए समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। जब मैं s ऑर्बिटल की बात करूंगी, क्योंकि ये आप एटॉमिक में पढ़ते हो, एटॉमिक अपना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो s ऑर्बिटल हमेशा होगा स्फेरिकल शेप का। अगर मैं बात करूंगी p ऑर्बिटल की तो p ऑर्बिटल होगा बच्चों आपका डम्बल शेप का, और अगर मैं बात करूंगी d ऑर्बिटल की तो d ऑर्बिटल आपके 5 हो सकते हैं, और इन 5 में से जो 3 होंगे वो 3 कौन सी होंगे, dxy, dyz और dzx। ये तीनों क्या है बच्चों, बस आपको यहाँ पर xy प्लेन को चेंज करना है, एक बार xy रखना है, एक बार zy रखना है, और एक बार zx रखना है। ठीक है, तो इन तीनों को प्लेन को चेंज करके ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। एक जो बनता है आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो बनता है जब लॉब्स के यहाँ पर देखो एक्सिस के अलोंग जब आपकी 4 लॉब होती है। ठीक है, एक जो बनता है वो होता है आपका dz स्क्वायर, और वो कुछ इस तरीके से बनता है जब जो यहाँ पर लोब्स होती है वो इस तरीके से होती है। ये सब आप एटॉमिक में समझोगे कैसे d ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को सिर्फ यही समझना था। अब जैसे ही मैंने बच्चों यहाँ पर क्या लिया है, एक s लिया है, एक p ऑर्बिटल लिया है, और इन दोनों में ओवरलैपिंग करवाई है, मतलब यहाँ पर भी मैंने px लिया होगा, और s की तो तीनों ही के अलोंग हो सकती है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरा ओवरलैपिंग हुई होगी वो कुछ इस तरीके से हुई होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसको क्या बोल दोगे आप, sp ओवरलैपिंग। क्या बोल दोगे, sp ओवरलैपिंग। अब इसी के साथ आप क्या कर सकते हो बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर अपन ने समझ लिया है कि एसएस की अगर ओवरलैपिंग होगी तो उससे एसएस ओवरलैपिंग मिलेगा, और एस और पी की ओवरलैपिंग होगी तो उससे एसपी ओवरलैपिंग मिलेगा। और अगर मैं यहीं पर आपको पीपी ओवरलैपिंग बनाकर दिखाऊं तो ये आपका पी ऑर्बिटल है डम्बल शेप का, और इसके अंदर अगर मुझे यहाँ पर बच्चों ओवरलैपिंग करानी है तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो भी एक्स ही है, तो ये क्या होंगे पी एक्स और पी एक्स, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका ओवरलैपिंग होके बच्चों ये बन जाएगा आपका पीपी ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग बोलेंगे इसको, पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर जब भी अपन को एक्सियल ओवरलैपिंग करानी है, मतलब कि कैसी ओवरलैपिंग बच्चों,
हेड ऑन ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग? यहाँ पर अपन ने देखा एक्सियल ओवरलैपिंग जिसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, जिसके 3 केसेस पढ़े हैं अपन ने। एक तो होता है एस एस ओवरलैपिंग, एक जब एस और पी ऑर्बिटल मिलता है, याद रखना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स ही चल रही है, तब बनता है एसपी ओवरलैपिंग। और जो थर्ड केस होता है वो है पीपी ओवरलैपिंग का, जब एक पीएक्स और पीएक्स मिलता है। ठीक है, तो याद रखना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाला ही यहाँ पर आपको पी ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, वरना सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? अगर आपने दूसरा एक्सिस ले लिया तो बन जाएंगे आपके साइडवेज वाले केस। तो यहीं से पढ़ लेते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग के बारे में। बच्चों साइडवेज ओवरलैपिंग में क्या होता है आपके? साइडवेज ओवरलैपिंग में एक सिंपल सी चीज है कि अगर हेड ऑन का मतलब ऐसे हेड टू हेड टकरा रहे हैं, तो साइडवेज का मतलब है ये ऐसे साइड से बच्चों ओवरलैप हुआ होगा। कैसे भाई? आइए समझते हैं। इसमें जो आपके पी ऑर्बिटल्स हैं उनको यहाँ पर देखो, पी ऑर्बिटल्स जो है, जैसे ये मान लो पी वाई है, ठीक है, ये पी वाई है और ये भी पी वाई है। तो पी ऑर्बिटल्स में यहाँ पर क्या हुआ होगा बच्चों? एक्सिस जो लिया होगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, वो क्या लिया होगा? एक्स ही लिया होगा। एक्स इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब एक चीज समझो, एक्स को इंटर न्यूक्लियर लेने का मतलब क्या है? पी वाई क्यों नहीं लिया? क्योंकि पी वाई होगा तो फिर ये इस तरीके से इस प्लेन में आ जाएगा। अगर मैं पी वाई की बात करूंगी तो ये इस प्लेन में आ जाएगा पी वाई। ठीक है, इसको मुझे हमेशा इस एक्सिस के 90 डिग्री पे लेना पड़ेगा। अगर ये एक्सिस है और ऑर्बिटल्स मुझे ऐसी चाहिए तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। इसलिए जो भी ऑर्बिटल्स ले रहे हो उसका ऑपोजिट ही एक्सिस लोगे, या तो एक्स एक्सिस लोगे या फिर जेड एक्सिस लोगे। तो अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछ ले कि पाई बॉन्ड बनाना है पी वाई में, तो एक्सिस क्या बोलोगे हमेशा कि एक्सिस होगी या तो जेड होगी या फिर एक्स होगी। ऐसे किसी ने पूछ लिया कि पी जेड बनाना है तो एक्सिस क्या हो सकती है? तो उस केस में एक्सिस हो सकती है आपकी एक्स हो सकती है और वाई हो सकती है। कभी भी सेम एक्सिस नहीं लोगे, सेम एक्सिस लेने से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों की ओवरलैपिंग से जो बनता है वो बनता है बच्चों आपकी पी पाई ओवरलैपिंग, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पी पाई ओवरलैपिंग। क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है इसीलिए बोलेंगे पी पाई ओवरलैपिंग। अब ये पी ऑर्बिटल बोल रहा है कि यार डी ने क्या बिगाड़ा है? अगर मैंने एस के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली और सिग्मा बॉन्ड बना दिए, तो क्यों ना मैं डी के साथ भी बॉन्डिंग कर लूं? तो भाई कर लो। तो फिर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये आपका पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर आ जाता है, एंट्री हो जाती है डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल्स के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं? इस तरीके के होते हैं जिनको बोलते हैं नॉन एक्सियल। क्योंकि ये एक्स और वाई जो आपका प्लेन है उसके बिटवीन है, एक्सिस जो है उसके बिटवीन है, तो इसलिए इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल। ठीक है, डी एक्स वाई है ये, और ये जो बच्चों आपका है ये क्या है? आपका यहाँ पर है पी वाई या पी एक्स, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये आपका पी वाई। अब इनमें क्या करना है? बॉन्डिंग करनी है, वही होगा, यहाँ से ओवरलैपिंग होगी, यहाँ से ओवरलैपिंग होगी, और जो ओवरलैपिंग होके मिलेगा आपको वो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से कुछ ओवरलैपिंग होके मिल जाएगा। और इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे पी पाई डी पाई, क्योंकि एक पी है और एक डी है, तो पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। अब बच्चों यहाँ पर जो आपका डी ऑर्बिटल है वो बोलता है कि यार मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा है, क्यों ना मैं डी डी के साथ ओवरलैपिंग कर लूं। तो बिल्कुल ये केस भी पॉसिबल होता है, और आप लेते हो यहाँ पर दो डी एक्स वाई, एक तो ये हो गया और एक और आपने ले लिया है डी एक्स वाई। अब इनमें क्या होता है बच्चों? इनमें ओवरलैपिंग होती है और जो ये दो लोब्स होती है ये इंटरेक्ट करती है, ये वाली और ये वाली, और ये इंटरेक्ट करके जो बनाती है यहाँ पर वो इस तरीके से कुछ आपका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? ओवरलैपिंग हो गई है। इसका मतलब इधर और ये जो है इधर ओवरलैपिंग हुई होगी और ये इसके लोब है। तो बच्चों इसको बोल देंगे किस तरीके की ओवरलैपिंग है? डी पाई ओवरलैपिंग, जब दोनों ही ऑर्बिटल्स किसके हैं? डी के हैं। तो भाई कोई डाउट की बात नहीं है यहाँ पर। अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो 3 तरीके से बन सकता है। सबसे पहला केस है जब पी पाई करवाओ, दो पी ऑर्बिटल्स लेने। इधर बस एक चीज ध्यान रखनी कि जो एक्सिस लेना है वो जो भी आपका ऑर्बिटल है उसके ऑपोजिट हो, ताकि अपन 90 डिग्री क्या कर सके? उसको रख सके। तो इसलिए आप यहाँ पर एक्सिस दूसरा लेते हो। जब अगर आप डी एक्स वाई या फिर पी वाई की बात करते हो तो उसमें क्या करना है? उसमें सिंपली आप क्या कर दोगे? ओवरलैपिंग करा दोगे, और ओवरलैपिंग जो होगी वो पी पाई और डी पाई होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या पी जेड कर पाएगा डी एक्स वाई से? कभी कोई सा भी एक्सिस लिख दो,
कोई सा भी एक्सिस, एनी एक्सिस, कभी भी बॉन्डिंग नहीं होगी। TZ का डायरेक्शन ही अलग होगा, वो ऐसे थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा होगा, और ये जो आपके DXY है ये इस तरीके से होंगे, तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, ये चीज ध्यान रखना। और ऐसे ही आपका थर्ड केस होता है डी पाई ओवरलैपिंग का, जहां पर आपने क्या करा है, दो लोब्स का इंटरेक्शन करा है। इसको बच्चों एक और नाम से जाना जाता है टू लोब इंटरेक्शन। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये चार लोब है इसके पास, तो चार लोब इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रही है? तो भाई क्यों नहीं कर रही है, क्या करती है? बिल्कुल सही है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर नया बॉन्ड बन जाता है जिसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? डेल्टा बॉन्ड। जब ये चारों की चारों जो लोब होती है वो इंटरेक्ट करती है। अब एक चीज बताओ, अगर मुझे इस लोब को, चारों की चारों लोब को इंटरेक्ट करवाना है, तो जरूर मैं यहाँ पर Z एक्सिस, जो Z एक्सिस होता है उससे इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगी। Z एक्सिस आपका ऐसे टेढ़ा होता है, उससे उठाकर इसके ऊपर रखूंगी, तो जो बच्चों जो बॉन्डिंग होगी, वो बॉन्डिंग से जो आपको मिलेगा वो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। एक तो DXY इधर है, और इसी के ऊपर जो आपको दूसरा वाला DXY है वो दिखेगा ऐसे इसके ऊपर, और इसको बोल देंगे बच्चों यहाँ पर क्या है, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। कैसा बॉन्ड है ये? डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो आपने लिया था वो क्या था, DXY से जो बना है उसको क्या बोलोगे, डेल्टा बॉन्ड। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर 4 लोब्स का इंटरेक्शन हुआ है। वहां पर जब आपको पाई बॉन्ड बनाना है तो सिर्फ 2 लोब का इंटरेक्शन होगा। वो 2 लोब 2 P की हो सकती है, एक P एक D की हो सकती है, और एक D और एक D की हो सकती है। मगर जब भी आपको 4 लोब का इंटरेक्शन करवाना है तो एक चीज लिखनी पड़ेगी, दैट इट इज एप्लीकेबल। क्या लिखोगे भाई? इट इज एप्लीकेबल only for d orbitals. It is applicable only for d orbitals. ये सिर्फ d orbitals के केस में ही काम करेगा, क्योंकि d orbitals के पास ही तो 4 लोब है। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात आप लिख सकते हो, इसमें क्या होगा भाई, all 4 lobes of d orbital की जो चारों लोब्स है वो क्या होगी, इन्वॉल्व होगी इन बॉन्डिंग। चारों की चारों क्या होगी, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगी। तो डी के केस में तो अपन ये पढ़ लेते हैं बच्चों, इसका एक एक्सेप्शन भी होता है। बच्चों इसकी एक्सेप्शन क्या है, आइए उसको देखते हैं। एक्सेप्शन में एक चीज ध्यान रखनी है कि एक आपका ऐसा डी ऑर्बिटल है जो डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता, और उस डी ऑर्बिटल का नाम क्या है। एक्सेप्शन की अगर बात करें तो वो हो जाएगा DZ²। DZ² आपका कभी भी डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एक्सेप्शन से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो DZ² के लिए वो पूछ लेगा, आपको क्वेश्चन दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, वहां पर DXY दे देगा, DYZ दे देगा, DZX दे देगा, और इसी के साथ में आपको DX² - Y² दे देगा और DZ² दे देगा। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, DZ²। अब बच्चों एक और यहाँ पर एक और तरीके का बॉन्ड होता है, जो हालांकि आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर फिर भी अपन देख लेते हैं, फाई बॉन्ड। अब फाई बॉन्ड में क्या है, 4 लोब की इंटरेक्शन हो गई, डी वाला पूरा मैटर खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर आना पड़ेगा, इनसे ज्यादा जो बड़े वाले होते हैं जो कि क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको आना पड़ेगा। और एफ ब्लॉक में बच्चों आपकी होती है यहाँ पर 6 लोब्स, 1 2 3, और इसी के यहाँ पर बच्चों यहाँ पर होती है बाकी की ये 3 ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें क्या होगा, अब यहाँ पर देख लो 4 लोब की इंटरेक्शन तो हो गई थी ना, तो अब क्या होगी, इंटरेक्शन होगी बाकी के जो 6 लोब्स हैं उनकी। और इसमें आप बोल सकते हो, अगर कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए बाई चांस कि फाई बॉन्ड कैसे बने गया, तो फाई बॉन्ड के लिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 6 लोब्स ऑफ एफ ब्लॉक के जो 6 लोब्स है इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, मतलब ये 6 की 6 लोब ही इन्वॉल्व होगी। यहाँ पर ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, फिर ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, और इस तरीके से जो पूरी बॉन्डिंग होके मिलेगा वो मिलेगा आपको फाई बॉन्ड। तो याद रखना है भाई, फाई बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक है भाई। और ये आपका जो फाई बॉन्ड है वो सिर्फ आपको एक ही एलिमेंट में मिलता है अभी तक, तो U2 यूरेनियम जो होता है उसके अंदर मिलता है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अपन ने कितने टाइप के बॉन्ड पढ़ लिए है बच्चों, सिग्मा पढ़ लिया है, पाई पढ़ लिया है, डेल्टा पढ़ लिया है, और एक और बॉन्ड पढ़ लिया है जो कि क्या है, फाई बॉन्ड।
तो बच्चों आइए समझते हैं अब सिग्मा और पाई बॉन्ड जो अपन ने मेनली इस चैप्टर में डिस्कस करना है उनके बारे में। तो बच्चों यहाँ पर अपन देखते हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिया था, ठीक है, पूरा ओवरलैपिंग मैंने आपको समझा दिया है कैसे होता है। अब आते हैं दो टाइप के जो कोवैलेंट बॉन्ड है जो आपके सिलेबस के अंदर है, वो है सिग्मा और एक क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड, ठीक है। आइए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड, यही बताया था मैंने कि इस केस में क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। क्या होता है बच्चों, हेड ऑन ओवरलैपिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो है इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी जैसे कि आपकी एस एस में हो रही थी, ये जो एस एस ओवरलैपिंग थी, ठीक है। और ऐसे ही आपकी एस पी में हो रही थी। एस पी में क्या था, एक एस ऑर्बिटल था और साथ ही में एक पी ऑर्बिटल था और इस ओवरलैपिंग को बोल रहे थे एस पी ओवरलैपिंग। और एक और तरीके अपन ने ओवरलैपिंग पढ़ी थी जिसको बोलते हैं पी पी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये तीन आपके जो है सिग्मा के पॉसिबल केसेस अपन ने पढ़े थे। तो वही चीज लिख रखी कि ओवरलैपिंग जो होगी उसको क्या बोलेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलेंगे, और इसके तीन केसेस पॉसिबल है। फिर बच्चों यहीं पर वही एस 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 पी और फिर क्या है ये आपका पीपी ओवरलैपिंग। अब यहाँ पर आता है पाई बॉन्ड की बारी। भाई पाई बॉन्ड क्या होता है, भाई पाई बॉन्ड बनता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड atomic orbitals are involved in such a way that axes remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis। मैंने बताया था अगर आपने x internuclear axis ली है तो क्या बोला था, अगर x आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो आपको ध्यान रखना है कि इसके परपेंडिकुलर हो वो जो कि ऑर्बिटल्स है जैसे कि पी वाई होंगे। अगर x यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और उससे जो मिलके आपकी ओवरलैपिंग हो रही थी उसको क्या बोल रहे थे, पी पाई ओवरलैपिंग। और बच्चों इससे जो मिलकर बनता है वो क्या बनता है आपका, यहाँ पर बनता है पी पाई ओवरलैपिंग। तो अपन ने इस केस में भी तीन एग्जाम्पल देखे थे, एक था पी पाई, एक था आपका पी पाई डी पाई जब पी और डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो, और जब दो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो डी पाई। मगर याद रखना डी के केस में दो तरीके से हो सकता है, एक बार तो टू लॉब इंटरेक्शन हो सकती है और जब डेल्टा बॉन्ड बनाना है तो फोर लॉब इंटरेक्शन होगी। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है फोर लॉब इंटरेक्शन इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड। तो वहां पर सिग्मा पाई दे देगा, आपको डेल्टा दे देगा। तो आपको पता है टू लॉब कब बनता है, जब अपन बॉन्ड पाई बना रहे हो, और फोर लॉब कब बनेगा, जब कैसा हो, यहाँ पर लिख देती हूं मैं, फोर लॉब वाला जो केस है वो कब पॉसिबल है, फोर लॉब वाला केस है डेल्टा बॉन्ड का। तो याद रखना मेनली जो अपन को यहाँ पर डिस्कस करना है वो सिर्फ सिग्मा और पाई ही है। तो आइए भाई ऐसा करते हैं, इतना पढ़ने के बाद एक दो क्वेश्चन तो बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है which of the following ऑर्बिटल, यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल्स दूंगी मैं और आपसे पूछ रही हूँ कि किस में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड इफ जेड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फिक्स कर दिया है, इफ जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इनमें से कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो आपको क्या देंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनाकर देंगे। ऑप्शंस में है बच्चों आपके पीएक्स, ठीक है, बी ऑप्शन में है पीवाई, सी ऑप्शन में है पीजेड, और बच्चों जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। अब बताओ भाई क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब भी आपको सिग्मा बॉन्ड बनानी है तो एक बात ध्यान रखना है, जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसी के अलोंग आपका पी आ रहा हो, क्योंकि एस के केस में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं हो, तो तीनों एक्सिस में बराबर होता है। पी के एसपी के केस में भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि एस तीनों में बराबर है तो वो कहीं से भी कर लेगा जो ओवरलैपिंग है। मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है पीपी ओवरलैपिंग में। जब आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि जो दोनों पी है वो क्या हो, इंटरन्यूक्लियर वाले एक्सिस में ही हो। अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इनका पीएक्स में होना जरूरी है, अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो यही चीज यहाँ पर पूछी है कि अगर जेड बनाना है, सॉरी जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और सिग्मा बनाना है तो उसके लिए जो बच्चों यहाँ पर ऑर्बिटल्स
आएगी वो कौन सी हो जाएगी, पीजेड वाली, क्योंकि पीएक्स और पीवाई वाली दोनों ही क्या करेगी, पाई बॉन्ड फॉर्म कर देगी। कैसे करेगी भाई, जेड अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है मान लो, तो जो ये पीएक्स है वो इसके परपेंडिकुलर होती है, तीनों जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है एक्सिस, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी वाली, पीएक्स वाली। और आपको पता है इस टाइम पे जो ओवरलैपिंग हो पाती है वो सिर्फ साइडवेज ही पॉसिबल है। और सेम हो जाएगी बच्चों ऐसे आपके पीवाई वाला भी केस, तो पीवाई और पीएक्स तो पाई ऑर्बिटल बनाएंगे, इसका मतलब सॉरी पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो सिग्मा बॉन्ड तो आपका यही बना पाएगा और आंसर हो जाएगा पीजेड। चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी की तरह का एक और क्वेश्चन है। इफ z इज द, अब ऐसा करते हैं x को लेते हैं, इफ x इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मान लो यहां पर जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो x है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं इसको ऐसे लिखो, देन टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म इज, मतलब आपने क्या करा है, एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले ली है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाली हूँ, आपको बताना है कौन कौन से टाइप के बॉन्ड बनेंगे। एक आपने ले लिया px और एक py, ठीक है, मान लो b के लिए आपने ले लिया pz और px, c के लिए आपने ले लिया py और pz, और d ऑप्शन में आपने ले लिया px और px। आपको टाइप ऑफ बॉन्ड बनाने हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी एस एस की ओवरलैपिंग होगी तो एस एस और एस पी वाले जो आपके केस है वो पॉसिबल है, मगर जब पी एक्स की बॉन्डिंग होगी, जब पी पी ओवरलैपिंग में, तो दोनों ऑर्बिटल का सेम एक्सिस में होना जरूरी है। अगर एक यहाँ पर पी एक्स है, मान लो ये पी एक्स है और एक पी वाई आएगा, तो उससे अपनी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि कभी भी लोग न्यूक्लियस के साथ तो बॉन्डिंग नहीं करती। अब अगर बीच में देखा जाए तो न्यूक्लियस होगा बीच में, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहीं पर होगी, इसका मतलब जो ओवरलैपिंग होती है वो तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। और अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो पाई है, जो कि अपन ने क्या बोला था कि वीबीटी के केस में जो ओवरलैपिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है, न्यूक्लियस के बीच में नहीं होगी। इसका मतलब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से है, यहाँ पर किसी तरह की कोई बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके जो पास में आ रहा है, जो सामने आ रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस है, हेंस ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। पीजेड पीएक्स भी डिफरेंट क्या है, डिफरेंट एक्सिस में है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो इकलौता केस आपका पॉसिबल है वो है पीएक्स वाला। अब क्योंकि एक्सिस भी आपने एक्स लिया है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पर एक्स मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, पी वाई ले लेती या पीजेड ले लेती, तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके बनते वो सारे के सारे क्या बनते, पाई बॉन्ड। बस यही चीज बच्चों ध्यान रखनी है कि दोनों पी ऑर्बिटल आपके डिफरेंट एक्सिस में नहीं होने चाहिए, वरना कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों अपन ने सब कुछ समझ लिया है, वीबीटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, सिग्मा एंड पाई के बारे में देख लिया है। तो आइए इनकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपन ने ओवरलैपिंग तो पढ़ ली, एक में दोनों को ऐसे टकराया है और एक में दोनों को साइड से टकराया है। अब पूछा है किसकी मजबूती ज्यादा है, तो एक बात बताओ, जो हेड से टकरा रहे हैं उनकी ज्यादा लगेगी या जो साइड से टकरा रहे हैं उनकी ज्यादा लगेगी, किसकी ज्यादा लगेगी? तो बच्चों नॉर्मल सी बात है, सिग्मा और पाई में अगर बात की जाए तो सिग्मा बॉन्ड इज द मोर स्ट्रोंगर बॉन्ड। आइए उसी के बारे में देख रखे हैं। बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मैंने लिखा था जैसे जैसे ओवरलैपिंग बढ़ाओगे, क्या लिखा था, जैसे जैसे ओवरलैपिंग बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्ट्रोंगर आपका बॉन्ड बनेगा। यही बात बोली थी कि अगर बॉन्ड को स्ट्रोंगर करना है तो ओवरलैपिंग बढ़ानी होगी। बस बच्चों यही चीज लिख रखी है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें एक्सटेंट, क्योंकि हेड ऑन हो रहा है ओवरलैपिंग, तो एक्सटेंट ज्यादा है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यही बात हो रही है बच्चों, in case of sigma bond the overlapping of orbital take place to a larger extent, क्योंकि वहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो ज्यादा एक्सटेंट में हो रही होगी। मान लो ना, इसको ऐसे समझो कि दो जने टकरा रहे हैं, अगर वो हेड से टकराएंगे सामने से तो ज्यादा लगेगी, या साइड से टकराएंगे तब ज्यादा लगेगी, तो ऑब्वियसली बात है जब सामने से टकराएंगे तो ज्यादा लगेगी। बस इतनी सी चीज बोली गई है कि सिग्मा जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन पाई, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा के केस में क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। तो कोई भी पूछ ले भाई, ऐसे तो याद है कि भाई सिग्मा पाई में से सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर रीजन जब पूछ ले तो याद रखना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग
is more in case of sigma and hence it is more stable नहीं, more strong bond than pi। तो बच्चों यही चीज लिख रखी है, स्ट्रेंथ के बारे में समझ लिया है। कल अपन यहाँ पर देखेंगे मैरिट्स डिमेरिट्स क्या होती है, वीबीटी का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।